आइए देखते हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ये एनसीईआरटी के जो मेन पॉइंट हैं अभी तक यहाँ तक के हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कि 10,000 ईसा पूर्व पहले के लोग जो थे तो घुमंतू होते थे। भोजन और आवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, ठीक। और सबसे पहले इन्होंने गेहूं और चावल का उत्पादन किया, ठीक। फिर देखते हैं फसल क्या है, फसल की परिभाषा देखते हैं। तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं, ठीक। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, ठीक। यानी कि एक बड़े क्षेत्र में एक ही किस्म के पौधे को उगाया जाना ही फसल कहलाता है, ठीक। बाकी हम लोगों ने पिछली क्लास में और फसल उत्पादन से संबंधी औजारों के बारे में पढ़ा था, जिसमें खुरपी, दराती, बेलचा, हल इतने हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक। फिर आगे देखते हैं कि भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न रहती हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ठीक। आगे देखते हैं। देखते हैं खरीफ फसल क्या है। खरीफ फसल, ठीक। खरीफ फसल यानी वह फसल जिसे हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, यानी वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है, ठीक। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं, ठीक। रबी फसल शीत ऋतु यानी जो अभी चल रहा है वर्तमान में, ठीक। ये अक्टूबर से मार्च के बीच यानी अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, ठीक। ये फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। इसमें आता है गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी, ये सब, ठीक। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी ये रबी की फसलें हैं, ठीक। इसके अलावा कई स्थानों पर दाल और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं। जो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती हैं उन्हें क्या कहा जा सकता है? उन्हें जायद फसलें कहते हैं, जायद फसलें, ठीक। एनसीईआरटी में उसका जिक्र नहीं किया गया है, बट उन्हें जायद फसलें कहा जाता है, जायद फसलें। जायद फसलें क्या होती हैं? जायद फसलें जो गर्मी के समय में रबी फसल और खरीफ फसल के अलावा जो गर्मी के समय में दालें और सब्जियां जो गर्मी के समय में उगाई जाती हैं, गर्मी के समय में दालें और सब्जियां
दालें और सब्जियां उगाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। जो सब्जियां गर्मी, दालें और सब्जियां वगैरह जो गर्मी के समय में उगाई जाती हैं उन्हें हम जायद फसलें कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं आधारिक फसल पद्धतियां। ठीक, आधारिक फसल पद्धतियां देखते हैं क्या क्या है। इसमें बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। उसका आंसर बताया गया है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः केवल इसे वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। क्या बताया गया है कि धान को अत्यधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है, अत्यधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है। शीत ऋतु में पानी उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा क्योंकि बारिश नहीं होती है। ठीक, बारिश के पानी के बगैर धान का उत्पादन संभव नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं कृषि पद्धतियां क्या 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 हैं। कृषि पद्धतियों में पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुवाई करना, तीसरा खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठवां है कटाई और सातवां है भंडारण। ये 7 चरण हैं जो कृषि की पद्धतियों के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इनका एक एक का आगे हम लोग वर्णन करेंगे। आइए देखते हैं। पहली पद्धति मिट्टी तैयार करना, दूसरी बुवाई करना, तीसरी खाद एवं उर्वरक देना, चौथी है सिंचाई, पांचवी खरपतवार से सुरक्षा, छठवीं कटाई और 7वीं है भंडारण। देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, मिट्टी तैयार करना हो गया, ये पहला नंबर अपना मिट्टी तैयार करना हो गया, दूसरा नंबर बुवाई करना हो गया, तीसरा खाद और उर्वरक हो गया, खाद उर्वरक देना, चौथा नंबर है सिंचाई करना और पांचवा नंबर है खरपतवार से सुरक्षा, छठवां नंबर कटाई और सातवां नंबर है भंडारण। ठीक, इतने सारे हमारे चरण हैं। फिर आगे आगे देखते हैं, एनसीईआरटी की लाइन देखते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को हमें एक एक लाइन पढ़ना है। एनसीईआरटी हमारी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं एनसीईआरटी की लाइंस को। ठीक, पहला है मिट्टी तैयार करना। ठीक, अब मिट्टी को तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है ये देखते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। पलटना और पोला बनाना ये जो है कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोला मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है, ये क्वेश्चन है। ठीक, बताया गया है कि मिट्टी को तैयार करने के लिए सबसे पहला चरण है, सबसे पहले मिट्टी को पलटा जाता है। मिट्टी को पलटना और पोला बनाना कृषि का महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब पलटना कैसे पलटना, मिट्टी को किसी उपकरण की सहायता से उसे उलटना पलटना ही ये जुताई में आ जाता है। मतलब पहले मिट्टी को जुताई करते हैं और इसे पोला बनाते हैं। मिट्टी को जुताई करने के बाद उसमें पानी छोड़ दिया जाता है, या कि पहले पानी छोड़ के और फिर उसकी जुताई करवा दी जाती है, जिससे जो मिट्टी हार्ड रहती है वो नम हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। ठीक, नरम हो जाती है। तो जब मिट्टी नरम हो जाती है तो पौधों की जड़ें जो हैं तो अंदर गहराई तक जाती हैं और गहराई में होने के बाद भी वो अच्छी सरलता से श्वसन कर पाती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पोली मिट्टी में रहने वाले केचुए और सूक्ष्मजीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। अगर मिट्टी नम नहीं रहेगी, भुरभुरी नहीं रहेगी,
तो अगर ज़्यादा हार्ड रहेगी तो वहाँ पर केचुए जीवित नहीं रह पाएंगे। सूक्ष्म जीव जो कृषि के लिए आवश्यक होते हैं वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो उनको जीवित रहने के लिए मिट्टी का पोला होना, मिट्टी का नरम होना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, जो केचुए और सूक्ष्म जीव हैं वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं। ये किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस को बनाते हैं। ठीक, जीव किसानों के मित्र क्यों कहे जाते हैं सूक्ष्म जीव और केचुए? क्योंकि सूक्ष्म जीव और केचुए मिट्टी को भुरभुरा बनाने का कार्य करते हैं। केचुए तो मिट्टी का भुरभुरा बनाने का कार्य करते हैं और सूक्ष्म जीव अनेकों प्रकार के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं जिससे ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना आवश्यक क्यों है, ये क्वेश्चन किया गया है। तो आगे देखते हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रिया में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक, क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि के लिए सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थों ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, नॉर्मल सी भाषा में समझते हैं कि फसल उत्पादन के लिए सबसे पहला चरण है अपना मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए उसकी जुताई की जाती है। जुताई का मतलब है उलटना, पलटना। जब मिट्टी को उलट पलट देते हैं और उसका पोला कर देते हैं तो उसमें जो हार्डनेस रहती है, कठिनाई, जो कठोरता रहती है मिट्टी में, वो नरम हो जाती हैं और उसमें जमीन के अंदर रहने वाले केचुए, सूक्ष्मजीव वगैरह ये सब सर्वाइव कर पाते हैं और पौधों की जड़ें अच्छी तरह से जमीन के गहराई तक जाती हैं और उनमें श्वसन करने में सरलता रहती है। ठीक, आगे देखते हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने और पोला करने की प्रक्रिया ही जुताई कहलाती है। ठीक, ठीक है। तो जुताई क्या कहलाती है? मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। ठीक है, मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि आगे क्या है। इसे हल चलाकर करते हैं। जुताई जो है तो हल चलाकर करते हैं। ठीक, हल लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। मिट्टी के जो बड़े बड़े पार्ट, जैसे जुताई के समय मिट्टी के पार्ट, बड़े बड़े टुकड़े निकल जाते हैं, उन्हें ढेले कहा जाता है। ठीक, इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। ठीक, अब पाटल क्या है? तो पाटल क्या होता है? पाटल एक लंबा, चपटा और मोटा लकड़ी से बना उपकरण होता है जिसका उपयोग कर खेत को समतल किया जाता है। यानी खेत में जो बड़े बड़े ढेले आ जाते हैं उन्हें तोड़ने के लिए
जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे पाटल कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। कभी कभी जुताई के समय या जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है और बुवाई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। ठीक, जुताई से पहले ही खाद डाल दिया जाता है, जिससे जुताई करने पर खाद जमीन के अंदर भली भांति मिल जाती है, जमीन मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। ठीक, और बुवाई से पहले खेत को पानी दिया जाता है, जिससे खेत में नमी बनी रहे और बीज अच्छे से अंकुरित हों। ठीक, आगे आते हैं, आगे देखते हैं कृषि औजार। कृषि औजार क्या क्या हैं, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कृषि औजार में आते हैं अपने, जैसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने कुदाल, हल, फावड़ा, ये सब हमने पढ़े थे। अब इनका एक एक करके अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है, अब देखते हैं, अच्छी उपज के लिए बुवाई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाते हैं। ठीक, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। तो आइए देखते हैं हल क्या है, हल क्या होता है, कुदाली क्या होती है, सबका एक एक करके अब देखेंगे। तो हल, प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े या ऊंट की सहायता से खींचा जाता है, जिसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। इसे फाल कहा जाता है। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, इसे हल शैफ्ट कहा जाता है। ठीक, एक सिरे पर हैंडल लगा होता है, दूसरे सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। ठीक, आजकल लोहे का हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहा है। ठीक, हल का जगह अब देसी लकड़ी का जगह लोहा ले रहा है। ठीक, यहाँ दिखाया गया है, ये अपना पूरा खेत जोतता हुआ एक किसान दिखाया गया है। ठीक, तो यहाँ जो हल है, ये वाला पूरा जो बैल के गर्दन पे रखा हुआ है, इसे जोत कहा जाता है। इसी की सहायता से जो हल का शैफ्ट होता है, हल शैफ्ट, ये लंबा वाला जो पार्ट है हल शैफ्ट है, ये हल शैफ्ट और फाल इसी जोत के सहायता से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, ये जो नुकीला यहाँ लोहे का नुकीला संरचना है, यही इसी के माध्यम से मिट्टी को जोता जाता है। ठीक, आगे देखते हैं कुदाली। यह एक सरल औजार है, जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने में किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी एवं मुड़ी हुई प्लेट होती है। ठीक, कुदाली आगे देखेंगे, कुदाली की संरचना क्या होती है। इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है और एक सिरे पर लोहे की चौड़ी पट्टी लगी होती है, चौड़ी मुड़ी हुई पट्टी प्लेट लगी होती है, जिसकी सहायता से हम जमीन को, मिट्टी को खोद सकते हैं। ठीक, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। ठीक, हल, कुदाली और कल्टीवेटर। हल देख चुके हैं, कुदाली देख चुके हैं। कुदाली को देख लेते हैं, ये कुदाली का चित्र दिया हुआ है। ठीक, ये जोत है, जिसे पकड़ के खींचा जाता है। ठीक, एक मिनट, ये जोत है, जिसे पकड़ के खींच सकते हैं। छड़ का लगा हुआ ये प्लेट होता है और ये पकड़ या हैंडल होता है, ये पकड़ होता है। और ये धातु की जो मुड़ी हुई प्लेट है, ये मिट्टी की खुदाई के लिए मेन ये उपयोग में आती है। ठीक, अब आता है कल्टीवेटर, लास्ट है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है।
जाहिर सी बात है कि अगर छोटे क्षेत्रों में छोटे से खेत की खुदाई करनी हो, छोटे से क्षेत्र की जुताई करनी हो, तो हम हल या फावड़े कुदाली का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़े क्षेत्र का, बड़े खेत का में जुताई करनी है तो उसके लिए हमें ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ेगा, कल्टीवेटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो जो कल्टीवेटर है उससे, ट्रैक्टर है कल्टीवेटर, इससे अधिक कम समय में ज़्यादा जुताई की जा सकती है। बड़े खेतों को कम समय में जोता जाता है, जिससे समय की भी बचत होती है और श्रम की बचत होती है। श्रम और समय दोनों की बचत होती है। ठीक, ये अपना ट्रैक्टर हो गया, ड्राइवर किसान चला रहा होता है, और ये अपना कल्टीवेटर होता है। ठीक, आगे आते हैं, देखते हैं बुआई। अगला चरण है बुआई। ठीक, अगला चरण है बुआई। ठीक, अब बुआई के लिए क्या करते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। ठीक, बुआई जो है फसल उत्पादन की सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई फसल उत्पादन की, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसे बुआई करने से पहले कैसे बीजों का चयन किया जाता है? बुआई से पहले बुआई के लिए अच्छे और स्वस्थ बीज का चयन आवश्यक होता है। ठीक, फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बुआई के लिए अच्छे और स्वस्थ बीज का चयन आवश्यक है। ठीक, आगे देखते हैं कि बीजों का चयन कैसे किया जाता है। बीज का चयन, ठीक, बीजों का चयन कैसे किया जाता है? बीज क्रियाकलाप दिया गया है। क्रियाकलाप देखते हैं क्या है। क्रियाकलाप में क्वेश्चन करता है कि एक क्रियाकलाप करते हैं, एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालिए, डालकर भली भांति हिलाइए,
कुछ समय प्रतीक्षा करिए। जब ऐसा करते हैं तो इस क्रियाकलाप से क्या प्राप्त होता है हमें? इस क्रियाकलाप से प्राप्त होता है कि कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं तथा जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं। क्या है? तो क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं तथा यह जल के ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज क्षतिग्रस्त होते हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं क्योंकि वो हल्के हो जाते हैं, और अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुवाई से पहले बीजों को अलग करना है तो उसके लिए एक अच्छी प्रक्रिया है, क्योंकि जो स्वस्थ बीज रहेंगे वो पानी में नीचे बर्तन में के तली पे ही रह जाएंगे और जो खराब बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक, तो बुआई से पहले बीज बोने के औजार के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक, अब आते हैं बुआई के लिए जो परंपरागत औजार होते हैं उनको देखते हैं। ठीक, परंपरागत औजार जो परंपरागत औजार होते हैं, तो परंपरागत रूप से बीजों को बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरों वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित करते हैं। ठीक, ये अपना परंपरागत तरीका है बुआई करने का। इसमें दो लोगों की ज़रूरत होती है। एक किसान हल को चला रहा होता है और एक किसान बीज डालता रहता है। ठीक, ये कीप नुमा संरचना होती है। इसमें किसान बीज डालता है और ये पाइप के माध्यम से यहाँ हल तक आ जाता है। ठीक, जमीन तक पहुँच जाता है और ये हल की सहायता से बोया जाता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। अब अपना आ गया, एक तो अपना पारंपरिक हो गया और अब देखते हैं आधुनिक। आधुनिक जो है वो है सीड ड्रिल। ठीक, सीड ड्रिल तो बुआई के आधुनिक उपकरण। ठीक, बुवाई के लिए आधुनिक उपकरण क्या है? बुवाई के लिए आधुनिक उपकरण सीड ड्रिल है। सीड ड्रिल क्या है? यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। सीड ड्रिल ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा बीजों को समान दूरी और समान गहराई में बोया जा सकता है तथा इससे कम समय और कम श्रम में अधिक कार्य किया जा सकता है। यानी कम समय में और कम मेहनत से अधिक खेत की बुवाई, अधिक फसल खेतों में अधिक बीजों की बुवाई की जा सकती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला कार्य आता है। आप सीड ड्रिल की सहायता से आपने बुवाई कर दी, पहले जुताई हुई और अब बुवाई हुई। उसके बाद अब बुवाई के बाद अगला चरण जो आता है
अगला चरण है खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक, आगे देखेंगे खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक मिलाना। ठीक, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। क्या है? खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक खाद एवं उर्वरक वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए उपयोग स्तर बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है खाद एवं उर्वरक कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है या पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ जाते। कल्पना कीजिए कि पोषक का क्या होता होगा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो मिट्टी में जमीन में अपनी एक के बाद एक फसल उगाते ही रहते हैं, कभी खेत को खाली नहीं छोड़ते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं उत्पादन क्षमता की कमी होने लगती है। जब उत्पादन की कमी होने लगती है तो उत्पादन की कमी क्यों होती है? क्योंकि उसमें आवश्यक जो पोषक पदार्थ हैं उसकी कमी होने लगती है। इससे उत्पादन की क्षमता भी कम हो जाती है। तो आगे देखते हैं। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु तो किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। ठीक, फसलों में लगातार मिट्टी में लगातार फसल उगाने से
कुछ पोषक तत्वों की, आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे पूरा करने के लिए खाद, किसान खेतों में खाद देते हैं। इसी प्रक्रिया को खाद देना कहा जाता है। अगर खाद कम मात्रा में पौधों को मिलेगी तो पौधे कमजोर हो जाते हैं। ठीक, खाद एक कार्बनिक जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद क्या है? खाद क्या है? खाद एक जैविक कार्बनिक पदार्थ है। खाद एक जैविक या कार्बनिक पदार्थ है खाद एक जैविक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु के अवशेष जो कि जंतु या पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त होती है। अपशिष्ट से प्राप्त होती है। अपशिष्ट से प्राप्त होती है। ठीक, एक जैविक प्रक्रिया है, एक जैविक या रासायनिक है। अपशिष्ट से प्राप्त होती है। ठीक, खाद पता चल गया खाद क्या है। फिर इसे बनाते कैसे हैं? किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे वर्मी कंपोस्टिंग दिया गया है। वर्मी कंपोस्टिंग पिछली कक्षाओं में दिया गया है। वर्मी कंपोस्टिंग में जंतु और पादपों के अवशेष को एक गड्ढे में डालते जाते हैं और उससे खाद प्राप्त होती है। ठीक, यही आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आगे के चरण हम दूसरी क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।